फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी इनफाइनाइट शीट के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके आसपास आप लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो शीट होती है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलती है, बिल्कुल ब्रश की तरह। जैसे लीनियर बॉडी के अंदर भी ऐसे निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा एरिया है 2D है, यानी कि इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो इस तरीके से निकलती है। अब हमें ये देखना है कि इस शीट के आसपास हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर किया है P, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने कहा है कि ये शीट इनफाइनाइटली बड़ी है। तो इनफाइनाइट से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। इस शीट को हमारे लिए तो इस शीट का कुछ ना कुछ साइज होगा, लेकिन इनफाइनाइट है ये इस पॉइंट के लिए, क्योंकि हमने इस पॉइंट को इस शीट के इतना पास मान लिया है कि इसके लिए तकरीबन हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी रहेगी। जैसे ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस बहुत छोटी है। इसी पॉइंट को उठा करके आप लोग यहाँ रख देंगे या फिर यहाँ रख देंगे या फिर यहाँ रख देंगे, तो होगा क्या कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, विच मीन्स इस पॉइंट के लिए ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। तो इससे एक छोटा सा कंसेप्ट भी हमें समझ में आता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर हर एक ह्यूमन के लिए इनफाइनाइट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई गोल छोटा रहता है, किसी के लिए बड़ा रहता है। तो खैर ये एक अलग बात है, फिलोसॉफिकल बात हो गई। लेकिन इनफाइनाइट का जो मतलब है यहाँ पर, ये इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस शीट की मदद से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं लीनियर बॉडी के लिए, यहाँ पर भी कर लेंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो मेरा चार्ज है, इसका जो चार्ज है ये बिल्कुल एक क्लोज्ड बॉडी के अंदर, एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके का गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए क्या होता है कि जो शीट है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है और पॉइंट यहाँ पर है। तो मुझे इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसका गॉसियन सरफेस सबसे जो सिमेट्रिकल बनेगा वो बनेगा सिलेंडर। लेकिन इस बार जो सिलेंडर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इस तरफ जाने वाली इस तरफ से निकल रही है, इस तरफ जाने वाली इस तरफ से निकल रही है। आपको याद होगा कि लीनियर बॉडी के अंदर भी हम लोगों ने सिलेंडर का ही यूज किया था, लेकिन सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा था क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी हम लोगों को इस तरीके से पूरी कैच करनी थी। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसका क्या कारण मानते हैं आप लोगों को क्या समझ में आता है इस चीज से? देखिए, वो लीनियर बॉडी थी, तो लीनियर बॉडी के अंदर हम इजीली इसकी लेंथ कवर कर रहे थे इस तरीके से सिलेंडर को रख के। इस तरीके से पूरी लेंथ आसानी से कवर हो जाती। लेकिन यहाँ पर सिलेंडर को इस तरीके से रखने का कारण है कि ये सिर्फ लेंथ नहीं है, यहाँ पर ब्रेड्थ भी है, यानी कि हमें पूरा एरिया कवर करना है, इसलिए हम सिलेंडर को इस तरीके से रखते हैं। और जैसे जैसे आप लोग इस सिलेंडर को बड़ा करेंगे तो एरिया जो है बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो चार्ज है वो आसानी से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेंडर हम लोग रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरीके से जाएगी, मतलब दो डायरेक्शन में जाएगी। एक इस डायरेक्शन के अंदर निकलेगी, मतलब इस सरफेस से बाहर आएगी, और एक इस सरफेस से बाहर आएगी। अब अगर बात कर ले एक बार चार्ज ऑफ द बॉडी की, मतलब इस शीट के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आपको पता है कि जब भी किसी एरिया के ऊपर चार्ज देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होती है, सिग्मा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी शीट के ऊपर जितना चार्ज होगा वो होगा सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से अगर हम लोग टोटल चार्ज की वैल्यू निकालें, मतलब इस एरिया के अंदर, सिलेंडर वाले एरिया के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यह होगी हमारी Q इज इक्वल्स टू में सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया को हम लोगों ने ए मान लिया है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वापस से सरफेस के ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो आप लोगों को तीन सरफेसेस नजर आ रही होंगी। इसके अंदर हमें बांटना पड़ेगा सरफेसेस को। पहली सरफेस तो ये कर्व वाली यानी कि बीच वाली है, राइट, तो इसको S1 नाम देंगे। दूसरी ये वाली है S2 नाम देंगे, और तीसरी ये वाली है S3 नाम देंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट। तो इस S2 के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ऑफ कोर्स एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो सिलेंडर है उसका नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, विच मीन्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है वो 0 है। सेम चीज इधर S3 की तरफ भी होगी। S3 में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, और आपके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इसकी बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब इनके बीच में भी जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा।
अब अगर बात करें S1 की, यानी कि इस कर्व एरिया की, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ होगी, कुछ नीचे की तरफ होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस मान ली है। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना बाकी है। तो कैलकुलेशन गॉस थ्योरम के मेन फॉर्मूला से हो सकता है। क्लोज इंटीग्रल में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है, ई ds कोस थीटा भी लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल के अंदर, लेकिन हमें पता है कि इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि S1, S2 और S3 के लिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो तीनों में थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो S1 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, S2 में 0 डिग्री और S3 में भी 0 डिग्री। तो ये जो S1 है इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और कोस 90 0 होता है। यहाँ पर कोस 0 जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी इक्वल्स टू में क्या बचेगी, ई, अब इंटीग्रल के अंदर ds, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर ds। ठीक है, ये दोनों प्लस के अंदर रहेंगे, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों की मानता हूं कि डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, यहाँ पर ds की डायरेक्शन भी ये है, दोनों ही माइनस में। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए S2 के रिस्पेक्ट में, तो दोनों माइनस को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, विच मीन्स दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ds की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इस सिलेंडर ने इस शीट का ए एरिया जो है वो कवर कर रखा है, राइट। हमें इस वक्त पता नहीं है कि ये कितना बड़ा ए एरिया है, हमें मालूम नहीं है इस वक्त, तो हम लोगों ने इस एरिया को ए मान लिया है। तो ds की जगह हम लोग ए रख देंगे और हमें पता है कि एरिया फिलहाल चेंज होगा नहीं, राइट, हम लोगों ने इतना माना है। तो एरिया रख देते हैं, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं EA प्लस EA, राइट। तो दोनों तरफ बराबर ही होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2EA। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है ये 2EA निकल के आया है, यानी कि गॉस थ्योरम के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये जो चीज हम लोगों ने निकाल ली है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 2EA निकल के आई है। और वहीं पे राइट हैंड साइड के अंदर जो हमारा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचता है, तो यहाँ पर Q की जो वैल्यू होगी हम लोगों ने लिख रखी है पहले से, सिग्मा A अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को बराबर लिख दीजिए। इसका मतलब 2EA इज इक्वल्स टू में सिग्मा A अपॉन में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो दो एरियाज हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एरिया तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाला है, राइट, क्योंकि अभी हमें इतना ही पता है, तो एरिया को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2E इज इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमें समझ में आती है, और E की वैल्यू हमें निकालनी है, तो E इज इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शीट में से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ये निकल के आएगी। ठीक है, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था इस चीज को, तो ये वैल्यू निकल के आई थी, लेकिन वो क्या इंटीग्रेशन में थी ये वैल्यू। तो इस चीज को वहां पर सॉल्व करते पॉइंट पॉइंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो भी इनफाइनाइटली बड़ी थी। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर सॉल्व करते तो बहुत बड़ा हो जाता, और यहाँ पर हम लोगों ने छोटे से डेरिवेशन में गॉस थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज और है देखने के लायक कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड किस पे करती है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे सिग्मा पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो उतनी ही ज्यादा इंटेंस होगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे के अंदर, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर आपको आर नजर नहीं आ रहा होगा। आर नजर नहीं आ रहा है का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने ये पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर माना था। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा दूर भी रख लें या थोड़ा सा पास भी रख लें, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही रहेगी, विच मीन्स ये जो पॉइंट है इसके लिए जो शीट है ये इनफाइनाइटली बड़ी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप एक पहाड़ के बहुत पास खड़े हो तो आपको पहाड़ बड़ा दिख रहा है, आप 4 कदम पीछे भी चले जाओगे तो भी वो आपको उतना ही बड़ा दिखेगा, या फिर 4 कदम आगे चले जाओगे तो भी उतना ही बड़ा दिखेगा, विच मीन्स यहाँ पर इनफाइनेटली बड़ा हो गया हमारे लिए पहाड़। अगर हम अपने साइज के हिसाब से कंपेयर करें तो इस पॉइंट के लिए ये शीट बहुत बड़ी है और उसके ऊपर का चार्ज भी बहुत बड़ा है, तो इससे ये चीज हमें समझ में आ जाती है। सो आई होप आपको ये शीट से समझ में आया होगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सवाल रहता है, कोई क्वेरी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।